आज की हमारी पड़ताल का विषय है बाह्य सुत्त। ये बौद्ध धर्म ग्रंथों में एक छोटा सा मतलब एक हीरे जैसा है। हाँ, बहुत संक्षिप्त, लेकिन इतना गहरा कि इसे परम सुख यानी अरहंत पद तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता माना जाता है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वे इसके व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर काफी रोशनी डालते हैं। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये हजारों साल पुरानी शिक्षा आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए इतनी जरूरी क्यों है। और इसे हम असल में अपनी जिंदगी में उतार कैसे सकते हैं? हाँ वही। तो चलिए इस पर थोड़ी गहरी चर्चा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस शिक्षा का जन्म एक बहुत ही नाटकीय घटना से हुआ था। हाँ, बाहिया की कहानी। बाया नाम का एक साधक था और वो मानता था कि वो प्रबुद्ध हो चुका है, लेकिन एक देवता ने उसे बताया कि भाई तुम अभी रास्ते पर भी नहीं हो और असली ज्ञान के लिए बुद्ध के पास जाना चाहिए। बाही में ज्ञान की ऐसी तीव्र प्यास जगी कि वो बिना रुके मतलब सैकड़ों मील दौड़कर बुद्ध के पास पहुंचा। और जब वो पहुंचा तो बुद्ध भिक्षा मांग रहे थे। हाँ, और उसने तुरंत शिक्षा देने की विनती की। बुद्ध ने 2 बार मना भी किया, कहा कि ये सही समय नहीं है। लेकिन भाइयों ने जोर देकर कहा, क्या पता कल आप या मैं जीवित रहें या नहीं। उसकी इसी लगन को देखकर बुद्ध ने वहीं सड़क के किनारे उसे वो शिक्षा दी जो इस सुत्त का सार है। और वो शिक्षा असाधारण रूप से संक्षिप्त थी। बुद्ध ने बस इतना कहा, दिठे दिठम मतम भविष्यति, सुते सुतम मतम भविष्यति, मुते मुतम मतम भविष्यति, विन्याते विन्यातम मतम भविष्यति। इसका मतलब हुआ, देखे हुए में केवल देखा हुआ होगा, सुने हुए में केवल सुना हुआ होगा, महसूस किए हुए में केवल महसूस किया हुआ होगा, और जाने हुए मतलब सोचे हुए में केवल जाना हुआ होगा। सुनने में बहुत सरल लगता है ना? हाँ, बहुत सरल, लेकिन ये हमारे अनुभव करने के पूरे तरीके को एक तरह से चुनौती देता है। बिल्कुल, ये आकर्षक इसलिए क्योंकि ये सीधा हमारे दुख की जड़ पर हमला करता है। दुख की जड़ पर? हाँ, यह हमें बताता है कि कैसे हमारा मन हर अनुभव पर अपनी पसंद नापसंद, अपनी यादें, अपनी चिंताएं और सबसे बढ़कर मैं और मेरा की भावना थोप देता है। सही कहा। मन की इसी आदत को हर अनुभव के ऊपर एक कहानी बुनने की इस प्रक्रिया को पाली में पपंच कहा गया है, मानसिक विस्तार। ये शिक्षा उसी विस्तार को रोकने का तरीका है। ठीक है, तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। एक सामान्य मन जैसा कि हम सबका है और इस तरह से प्रशिक्षित मन के बीच असल में क्या फर्क है? मतलब ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली बात है या? नहीं, इसे असल जिंदगी में महसूस किया जा सकता है और फर्क जमीन आसमान का है। अच्छा, इसे समझने के लिए पहले देखते हैं कि एक सामान्य मतलब अप्रशिक्षित मन काम कैसे करता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। एक चेन रिएक्शन? हाँ, पहला कदम, कोई भी वस्तु, एक दृश्य, एक आवाज, एक गंध हमारी इंद्रियों के संपर्क में आती है, इसे फस यानी संपर्क कहते हैं। तो बस एक कच्चा डेटा जैसे कैमरे का सेंसर रोशनी पकड़ता है। बिल्कुल ठीक है। उस संपर्क के तुरंत बाद एक वेदना पैदा होती है। वेदना मतलब दर्द? नहीं, जरूरी नहीं, ये सिर्फ एक कच्ची अनुभूति है, सुखद, दुखद या फिर तटस्थ। अच्छा, ध्यान दें, अभी तक कोई कहानी नहीं है, बस एक सीधी सी फीलिंग है, जैसे गर्म चाय के कप को छूने पर गर्माहट की सुखद वेदना। और ज्यादातर समस्याएं शायद इसी के बाद शुरू होती हैं। हाँ, यहीं से असली खेल शुरू होता है। वेदना के बाद आता है संज्ञा यानी पहचानना और लेबल लगाना। लेबल लगाना? मन तुरंत कहता है, ये अदरक वाली चाय है, ये मेरा पसंदीदा गाना है, या ये सिरदर्द है। जैसे ही लेबल लगता है पूरी मशीनरी चालू हो जाती है। मशीनरी से आपका मतलब है हमारी प्रतिक्रियाएं, गुस्सा, खुशी, उदासी, ये सब। ठीक समझे। लेबल लगने के बाद का अगला कदम है संस्कार, मानसिक प्रतिक्रिया। मुझे अदरक वाली चाय बहुत पसंद है, एक और कप पीना चाहिए, ये लालसा है। ये गाना मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिलाता है, ये यादें और कहानियां हैं। बिल्कुल। ये सिरदर्द फिर से शुरू हो गया, मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, ये द्वेष और चिंता है। और इस पूरी प्रक्रिया के अंत में सबसे बड़ी चीज पैदा होती है, अहम। मैं देख रहा हूं, मुझे ये पसंद है, ये मेरा दर्द है। यहाँ हम अनुभव से पूरी तरह चिपक जाते हैं और खुद को उसका केंद्र बना लेते हैं। और बाह्य को दी गई बुद्ध की शिक्षा इस पूरी चेन को कहां पर तोड़ती है? वो इसे शुरू होने से पहले ही काट देती है। पहले ही? हाँ, जब देखे हुए में केवल देखा हुआ होता है तो आप फंस और वेदना पर ही रुक जाते हैं। अच्छा, आप मन को संज्ञा मतलब लेबल और संस्कार मतलब प्रतिक्रिया बनाने का मौका ही नहीं देते।
आप अनुभव और अपनी कहानी के बीच एक खाली जगह बना लेते हैं। सही कहा। वो जो पंच या मानसिक विस्तार है, उसे पनपने के लिए जमीन ही नहीं मिलती। आप अनुभव को बस वैसा ही रहने देते हैं जैसा वो है, बिना किसी मिलावट के। यहाँ से ये बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि सुत्तम में बुद्ध सिर्फ इतना ही नहीं कहते, वो आगे एक बहुत ही रहस्यमयी बात कहते हैं। हाँ, या तो त्वम बाह्य नतेन ततो त्वम बाह्य न तथा निविधा नहुरंग न उभय मंत्रेण। ये सुनने में बहुत गहरा और दार्शनिक लगता है। इसका क्या मतलब है? ये इस शिक्षा का समझिए चरम बिंदु है और इसका अर्थ बहुत गहरा है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। हाँ प्लीज। पहला हिस्सा है न तेन, जिसका मतलब है कि तब तुम उससे नहीं हो। उससे नहीं हो। इसका मतलब है कि जब तुम अनुभव पर लेबल नहीं लगाते, तो तुम उस अनुभव से अपनी पहचान नहीं जोड़ते। तुम वो दृश्य नहीं हो, तुम वो ध्वनि नहीं हो, तुम वो विचार नहीं हो। एक साफ दूरी बन जाती है। ठीक है, तो मैं अपने अनुभव के साथ घुल मिल नहीं रही हूँ। और अगला हिस्सा न तथ्य। न तथ्य का मतलब है तब तुम उसमें नहीं हो। इसमें नहीं हो। हाँ, ये और भी सूक्ष्म है। इसका मतलब है कि तुम उस अनुभव के क्षेत्र के अंदर भी स्थित नहीं हो। तुम उस अनुभव के केंद्र में नहीं हो जिसके चारों ओर वो घट रहा है। वो अनुभव बस हो रहा है, लेकिन तुम उसके अंदर फंसे हुए नहीं हो। तो पहले मैं अनुभव से अलग हुई और फिर मैं अनुभव में भी नहीं रही। बिल्कुल। और वो आखिरी लाइन नविद नहुरम न उभय मंतरेण। उसका मतलब है तब तुम न तो यहाँ हो, न परे, और न ही दोनों के बीच में। वाह। ये स्थान, समय और पहचान से पूरी तरह परे की स्थिति है। जब आप अनुभव में हैं ही नहीं, तो आपकी कोई निश्चित स्थिति कैसे हो सकती है? आप किसी परिभाषा में नहीं बंधे हैं। यही वास्तव में दुख का अंत है, जिसे निब्बान या निर्वाण कहा गया है। हाँ, ये कोई जगह नहीं है, बल्कि मैं और मेरा की भावना का पूरी तरह से मिट जाना है। इसे समझने के लिए हमारे स्रोत में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है, एक दर्पण का। हाँ, आईने का। जैसे एक दर्पण अपने सामने रखी हर चीज को दिखाता है, एक फूल, एक चेहरा, एक पत्थर, बिना किसी भेदभाव के। लेकिन वो किसी भी प्रतिबिंब को पकड़ कर नहीं रखता। वो ये नहीं कहता कि ये मेरा प्रतिबिंब है या ये अच्छा है, ये बुरा है। बिल्कुल। चीज के हटते ही दर्पण खाली और अप्रभावित रहता है। तो क्या इस शिक्षा में प्रशिक्षित मन उसी दर्पण की तरह हो जाता है? बिल्कुल सही। और ये सिर्फ दर्शन या कविता नहीं है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, इसके पीछे ठोस कॉग्निटिव साइंस का भी आधार है। सच में? हाँ, जब हम किसी चीज पर लेबल लगाते हैं, कहानी बनाते हैं या अपने बारे में सोचते हैं, तो हमारे मस्तिष्क का एक नेटवर्क सक्रिय होता है, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहते हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ये क्या होता है? ये वही नेटवर्क है जो तब सक्रिय होता है जब हम कुछ खास नहीं कर रहे होते और हमारा मन भटकने लगता है। अच्छा। ये वही मन की आवाज है जो शावर में चलती रहती है या जब हम ट्रैफिक में फंसे होते हैं और अतीत की बातों या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। बिल्कुल, ये मैं, मेरा और मेरी कहानी का न्यूरोलॉजिकल इंजन है। ये तो कमाल की बात है। यानी जिसे हम मन का भटकना कहते हैं, उसे न्यूरोसाइंस में भी देखा जा सकता है। तो बाह्य की शिक्षा इस डीएमएन को कैसे प्रभावित करती है? जब आप अभ्यास करते हैं, यानी सिर्फ देखते या जानते हैं बिना किसी लेबल के, तो शोध में पाया गया है कि इस डीएमएन की गतिविधि कम हो जाती है। कम हो जाती है? हाँ, आप उस मैं की कहानी वाले इंजन को ईंधन देना बंद कर देते हैं। अहंकार की संरचना को बल नहीं मिलता। चेतना उस वस्तु के संपर्क में पैदा होती है और उसी के साथ समाप्त हो जाती है। वो आगे बढ़ के कोई कहानी नहीं बनाती। ये तो हर पल में एक तरह का मानसिक रिबूट या डीक्लटरिंग जैसा है। बहुत अच्छा कहा, बिल्कुल वैसा ही है। एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें भावनाओं से खाली एक रोबोट जैसा बन जाना है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। मतलब किसी की आलोचना पर कुछ महसूस ही न हो या किसी प्रियजन को देखकर खुशी न हो, क्या ये इंसानियत के खिलाफ नहीं? कई लोग इसे ऐसे समझ सकते हैं। ये एक आम गलतफहमी भी है। इस शिक्षा का लक्ष्य भावनाओं को दबाना या खत्म करना नहीं है। तो फिर क्या है? लक्ष्य है उनसे नियंत्रित होना बंद करना। फर्क बहुत सूक्ष्म है। भावनाएं तो प्राकृतिक रूप से उठेंगी, खुशी तो गुस्सा, लेकिन एक प्रशिक्षित मन उन भावनाओं को मैं और मेरी का लेबल नहीं देता। अच्छा। गुस्सा उठता है, पर वो मेरा गुस्सा नहीं बन जाता जिसमें हम डूब जाएं। खुशी महसूस होती है, पर हम उससे ऐसे चिपक नहीं जाते कि उसके जाने पर हमें दुख हो। तो ये भावनाओं का दमन नहीं, बल्कि उनसे आजादी है। आप भावनाओं को एक बादल की तरह आते और जाते हुए देखते हैं,
न कि उस बादल में ही खो जाते हैं। बिल्कुल। लक्ष्य उदासीनता यानी आपत्ति नहीं, बल्कि समता यानी इक्वानिमिटी है। आप जीवन का अनुभव और भी गहराई से करते हैं क्योंकि आप अपनी कहानियों के फिल्टर के बिना उसे देख रहे होते हैं। चलिए इसे और व्यवहारिक बनाते हैं। हमारे स्रोतों में कुछ रोजमर्रा के उदाहरण हैं, जैसे कोई पुरानी तस्वीर देखने पर सामान्य प्रतिक्रिया होती है, आह क्या दिन थे वो, और फिर शायद थोड़ी उदासी या पुरानी यादों में खो जाना। इस प्रशिक्षण के साथ क्या होगा? इस प्रशिक्षण के साथ जब आप उस तस्वीर को देखते हैं तो वो सिर्फ रंग और आकारों का एक समूह है। आप उसे मेरी याद या अच्छा बुरा समय का लेबल नहीं देते। आप बस वर्तमान क्षण में उस दृश्य के अनुभव के साथ रहते हैं। यादें आ सकती हैं, लेकिन आप उनसे जुड़ी भावनाओं की नदी में बह नहीं जाते। आप बस उन्हें आते और जाते हुए देखते हैं, एक साक्षी की तरह। और आलोचना सुनने पर? ये तो हम सबके लिए एक बहुत मुश्किल स्थिति है। हाँ, ये तो हम सबके लिए एक बहुत मुश्किल स्थिति है। लेकिन ये सुनना जितना आसान लगता है, करना उतना ही मुश्किल, खासकर जब कोई कहे कि गाड़ी चलाना तो तुम्हें आता ही नहीं। हाँ, तो सामान्य मन तुरंत कहता है, उसने मेरा अपमान किया, मुझे चोट लगी, और फिर गुस्सा या दुख की कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन प्रशिक्षित मन के लिए वे सिर्फ ध्वनि तरंगे हैं जो कानों से टकरा रही हैं और जिन्हें मन शब्दों के रूप में समझ रहा है। क्योंकि मैं या मेरा की भावना बीच में नहीं आती, इसलिए अहंकार को चोट नहीं लगती। व्यक्तिगत हमला महसूस ही नहीं होता। बिल्कुल। और यही सिद्धांत शायद अच्छी चीजों पर भी लागू होता होगा, जैसे बहुत स्वादिष्ट खाना खाते हुए। हाँ बिल्कुल, सामान्य मन उस स्वाद से चिपक जाता है, ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए, और जब वो खत्म हो जाता है तो एक हल्का सा दुख होता है। प्रशिक्षित मन उस स्वाद का पूरा आनंद लेता है, लेकिन बिना चिपके। वो हर निवाले के अनुभव को पूरी तरह से जीता है, और जब वो खत्म हो जाता है तो वो बस खत्म हो जाता है, कोई लालसा नहीं, कोई पकड़ नहीं। दर्द वाला उदाहरण भी बहुत शक्तिशाली है। कोई शारीरिक दर्द को कैसे बिना मेरा दर्द कहे अनुभव कर सकता है। यह अभ्यास का एक उन्नत स्तर है, लेकिन बहुत गहरा है। विशेषज्ञ इसे क्लीन पेन और डर्टी पेन में बांटते हैं। क्लीन और डर्टी पेन? क्लीन पेन है शुद्ध शारीरिक संवेदना, जो भी हो रही है, चुभन, जलन, दबाव, और डर्टी पेन है उस संवेदना के ऊपर हमारी मानसिक प्रतिक्रिया, डर, चिंता, गुस्सा। ये कब खत्म होगा? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ वही, ये दूसरा हिस्सा ही असली पीड़ा है, सफरिंग। बाह्य सुत्त का अभ्यास हमें उस डर्टी पेन को हटाकर सिर्फ क्लीन पेन को एक बदलती हुई संवेदना के रूप में देखना सिखाता है। और जब आप उसे मेरा कहना बंद कर देते हैं तो पीड़ा बहुत कम हो जाती है, भले ही शारीरिक संवेदना मौजूद हो। तो इसका मतलब है कि मुक्ति की पूरी प्रक्रिया हर एक पल में छिपी हुई है। हाँ, ये कोई भविष्य का लक्ष्य नहीं है जिसे सालों की तपस्या के बाद पाया जाएगा, बल्कि अभी और यहीं उपलब्ध है। बिल्कुल, स्रोत इसी बात पर जोर देता है। हर पल जब केवल देखना या केवल सुनना होता है तो नाम रूप यानी मन और शरीर की प्रक्रिया आपस में उलझती नहीं है। चेतना भव यानी बनने की प्रक्रिया में नहीं बदलती, मतलब कोई नया कर्म या पहचान नहीं बनती, कोई पकड़ नहीं, कोई लालसा नहीं, और इसलिए उस क्षण में कोई स्व उत्पन्न नहीं होता। यही शून्यता यानी शून्यता का अनुभव है, यही मुक्ति है जो पल पल में संभव है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो बाह्य सुत्ता हमें सिखाता है कि मुक्ति कोई दूर का आध्यात्मिक पहाड़ नहीं है जिस पर हमें चढ़ना है, नहीं, बल्कि ये हर पल में उपलब्ध है, हमारे अपने अनुभव के भीतर। हमें बस अपने अनुभव को बिना किसी कहानी के, बिना किसी मिलावट के ज्यों का त्यों देखना सीखना है। और ये एक बहुत ही क्रांतिकारी सवाल खड़ा करता है जिसका जिक्र हमारे स्रोत के अंत में भी है। स्रोत कहता है कि चेतना हिलती नहीं है, वो संपर्क के अनुसार उत्पन्न होती है और समाप्त हो जाती है। चेतना हिलती नहीं है? हाँ, हम आमतौर पर सोचते हैं कि हमारी चेतना एक चीज से दूसरी चीज पर जाती है, जैसे एक टॉर्च की रोशनी। लेकिन ये शिक्षा कहती है कि ऐसा नहीं है। देखने की चेतना आंख और दृश्य के संपर्क से पैदा होती है और वहीं खत्म हो जाती है। और सुनने की चेतना कान और ध्वनि के संपर्क से पैदा होती है और वहीं खत्म हो जाती है। तो सोचने के लिए अंतिम विचार ये है, अगर चेतना एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती, अगर वो हर संपर्क के साथ बस पैदा होकर खत्म हो जाती है, तो फिर वो क्या है जो हमें चलता हुआ महसूस होता है? वो क्या है जो हमें एक निरंतर मैं का एहसास दिलाता है, जो एक अनुभव से दूसरे अनुभव तक जाता है? क्या वो निरंतरता सिर्फ एक भ्रम है? हमारी यादों, हमारी पकड़
और हमारी गढ़ी हुई कहानियों से बुना हुआ एक धागा जो अलग अलग मोतियों को एक माला में पिरोता हुआ दिखाता है, जबकि असल में वे मोती हमेशा से अलग थे।